हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में। तो बच्चों, हम लोग उसी क्लास को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे जो हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि जिन बच्चों ने अभी हमारी तक रिवीजन क्लासेस नहीं देखी हुई हैं शुरू से, तो बच्चे जाकर पहले हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन क्लासों को पहले आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आप अगली नेक्स्ट क्लास पे देखना चालू करिए। फिलहाल आज की क्लास बच्चों कौन सी है? बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 के जो आपके रिवीजन क्लास में चल रहा है भैया, वो आपका चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण को आज हम लोग एक ही क्लास में पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बच्चों देखेंगे आज कौन सा चैप्टर चलेगा हमारा भैया, आपका कक्षा 10 द्विघात समीकरण, जो गणित का चैप्टर एक है। बहुत ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं आपके बच्चों। तो ये चैप्टर आपको आज मैं खत्म आज पूरी क्लास में कर देंगे बच्चों। आज के बाद इस क्लास का कोई भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको क्वेश्चन फंसाने वाला होगा या आपको नहीं आ रहा होगा बोर्ड एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम करके आएंगे, यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे। बस इस क्लास को अंत तक देखते रहिए बच्चों। तो द्विघात समीकरण बच्चों हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों ये समझते हैं कि आखिर ये द्विघात समीकरण है क्या चीज है द्विघात समीकरण। तो उसके पहले बच्चों आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। जो आप लोग बहुपद पढ़ के आए मेरे मुझसे पिछली क्लास में, जो बहुपद मैंने आपको पढ़ाया है, तो उस बहुपद में मैंने बेटा क्या बताया था कि आपको बताया था भैया द्विघात बहुपद बताया था बेटा, द्विघात बहुपद। भैया जो द्विघात बहुपद था हमारा, एक्चुअल में अगर उसी बहुपद के बराबर में बच्चों अगर जीरो लगा दिया जाता है, अगर उसी बहुपद के बराबर में बच्चों जीरो लगा दिया जाता है, तो वो आपका समीकरण का काम करता है। यानी कि अगर बहुपद के सामने अगर जीरो आप रख देते हैं तो इसका मतलब वो बच्चा समीकरण बन जाता है। यानी कि बेटा जैसे हमने कहा था कि भैया द्विघात समीकरण अगर बात करें या द्विघात बहुपद, मैंने कहा द्विघात जो बहुपद होता है उसका बेटा जो मानक रूप है आपका, कौन सा रूप है बेटा? मानक रूप। तो भैया जो आपका मानक रूप था, तो मानक रूप में मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि उस मानक रूप में क्या होता है, आपका जो मानक रूप होगा वो होगा ax² + bx + c। ये बेटा द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। लेकिन बच्चों मैंने कहा इसको अगर समीकरण में कन्वर्ट करना है तो बच्चा बस एक काम कर दो आप, क्या कि जो भी आपके पास बहुपद दिया गया है उसको आप केवल क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे बच्चों। तो वहां से जो आपके पास एक जो निकल के आया बहुपद अब नहीं रह गया, बच्चों आपका समीकरण कहलाता है। यानी कि जो हमारा बेटा द्विघात समीकरण होता है उसका जो मानक रूप होता है बच्चा ये होता है, आप इसको याद रखेंगे, द्विघात समीकरण का ये मानक रूप होता है बच्चा। यहां से आप याद रखेंगे क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर जीरो होता है भैया द्विघात समीकरण का मानक रूप। जहां बेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ABC क्या है, तो बिल्कुल बेटा याद रखो बच्चा A, B व जो बेटा C है वो बेटा आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। वो बच्चा क्या है? वो बच्चा आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे इस बात को आप। यानी क्या है ये बच्चा वास्तविक संख्याएं हैं आपके पास। तो इतनी बातें शायद आपको पूरी की पूरी समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो ये भैया आपके वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। और मैंने एक बात बताया बेटा, अगर आपके पास द्विघात की बात कर रहा है, अगर आपको द्विघात समीकरण ही बनाना है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो द्विघात वाला गुणांक है वो बेटा कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी समझ लो बेटा। अगर मैं द्विघात जो समीकरण में जो द्विघात बहुपद वाला पद है, अगर उसका गुणांक जीरो कर दिया, यानी a का मान जीरो कर दिया, तो बेटा x² वाला मान तो गायब ही हो जाएगा। क्यों? जीरो से गुणा करने पर कोई भी संख्या जीरो ही देती है, यानी बेटा ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा एक रैखिक समीकरण बच जाएगा बेटा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, एक बात और रखेंगे क्या कि a का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। ये भी वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल बात है बेटा, इसको भी आप याद रखेंगे कि a का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और ABC क्या है बेटा, तो वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं बच्चों। तो जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में समझते हैं हम लोग। उदाहरण के रूप में भैया कौन सा होता है द्विघात समीकरण, तो बेटा कैसा होगा, जैसे मैंने कहा 3x² + 5x + 6 = 0। तो भैया जो आपके पास ये लिखा हुआ है ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, पता लगाना है आपको। तो आप कहोगे भैया इसमें क्या देखना है, क्या इसका ये मानक रूप जो होता है क्या उसके फॉर्मेट में है क्या। देखते हैं बेटा। मैंने कहा भैया x² वाला पद है क्या, हाँ है। x वाला पद है क्या, हाँ है। भैया क्या अचर पद है क्या, है। यानी बेटा ये द्विघात समीकरण है। अगर ये बेटा द्विघात समीकरण है
तो इसका मतलब यहाँ से ABC अगर पूछा जाए गुणांक क्या होंगे बेटा, गुणांक की अगर बात करें हम लोग तो गुणांक क्या होते हैं ये भी समझ लेंगे हम लोग आज लोग इस वाली क्लास में, ये भी समझेंगे गुणांक क्या है। तो भैया जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बता दो आप, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक से मतलब बेटा क्या है, तो भैया मतलब यही होता है कि जो एक्स स्क्वायर के पास में लिखा हुआ है वही आपका बच्चा गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। यानी एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 3 है बेटा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 3। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया आपको, आया होगा बिल्कुल। 10 देखते रहिए क्लास को। जैसे मैं बच्चों आपसे कहूं इसमें बताओ भैया एक्स का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे एक्स का गुणांक आप पूछ रहे हैं हमसे, बिल्कुल बता देंगे हम लोग। क्या बताएंगे, तो बच्चा एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 5, क्योंकि एक्स के बगल में क्या है 5 लिखा हुआ है। यानी बेटा एक्स का गुणांक हो जाएगा हमारा 5। यहां से आया कि नहीं आया बेटा, बिल्कुल आया होगा। यानी बेटा अगर आपसे कहे अचर पद कौन सा है तो बेटा बता देंगे यहाँ पे जो x की घात 0 वाला गुणांक होता है वही आपका अचर पद कहलाता है। कभी ये मत सोचना कि अचर पद के पास आपका XYZ नहीं है बेटा, वहां पे आपकी x की घात 0 लिखा होता है, ये बात आप याद रखेंगे। तो बच्चों ये आपके पास गुणांकों की हमने बात कर लिया है और हमने ये समझ लिया है कि मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का। तो यहाँ तक आपको शायद मेरी बातें पूरी समझ में आ रही होंगी बच्चों, हाँ बिल्कुल आ रही होंगी। तो बच्चों इसी टाइप में एक क्वेश्चन आता है आपके पास, कहता है कि बताइए इनमें से कौन कौन से द्विघात बहुपद हैं और कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं। तो बेटा आपसे अगर द्विघात समीकरण छांटने के लिए कहेगा तो आपको मैंने कहा एक बात केवल याद रखनी है। क्या, वो एक बात यह है कि इस रूप में अगर बन रहा है सवाल तो आपका वो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। हाँ तो बच्चों मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख दिए हैं। तो बेटा जैसे मैंने कहा कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, मुझे देख के बताना है बच्चों। तो भैया मैंने कहा कि अगर आपको देख के बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसके पहले छोटी सी एक बात समझ लो बेटा, हमारी ये समझनी है हमको कि यहाँ पे बेटा देखा हमने कि यहाँ लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चा। लेकिन एक समस्या बेटा आएगी आपको, क्या, अगर आपने अभी तक बच्चों अगर यदि कक्षा 8 और 7 के बीज गणितीय सूत्रों को नहीं याद किया है तो आपको फिर समस्या आती है बच्चों वहां पर। तो उस समस्या को दूर करने का मैं आपसे प्रयास करता हूं, बस आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। जैसे मैंने कहा बेटा कुछ फार्मूले हैं हमारे जो बीज गणित से संबंधित हैं, ये आपको फार्मूले प्राय आपको कक्षा 8 तक याद करा दिए जाते हैं, लेकिन आप लोग फिर नहीं याद करके हैं तो आज यहाँ देख लो, फिर से एक बार याद करने का पूर्ण प्रयास करते हैं हम लोग। बेटा जैसे आपसे सबसे पहला फार्मूला आता है a+b का होल स्क्वायर, अगर आपसे कहा जाए बच्चा बताओगे a² + b² + 2ab आप बता देते वहां पर बच्चों। याद करने में आपको जैसे भी याद हो पाए बस आप याद करिए इन फार्मूलों को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बच्चे हमारे लिए। a² + b² माइनस का 2ab हो जाता है बच्चा केवल, अगर प्लस है तो सब लोग प्लस के कर दो, अगर माइनस है तो केवल 2ab को माइनस का कर देना है आपको, बाकी छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है हमको। बेटा अगली बात देखते हैं, अगली बात क्या होती है भैया, जैसे मैंने कह दिया भैया ना, अगर ऐसा कर दें हम लोग एक की बजाय 3 लोग आ जाएं तब आप क्या लगाएंगे, तो कहेंगे भैया a² + b² + c²। इसके अंदर जो भी लिखा है उन सभी का पहले वर्ग करके लिख देते हैं। फिर बेटा सूत्र होता है 2ab + 2bc + 2ca। बेटा ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों। अगर यदि इसी में अगर बात करें अगर 2 लोगों में ही, तो एक और फार्मूला बच्चा बचा हुआ आपके पास a² - का b² लिखा हो, ये भी फार्मूला याद रखेंगे आप बच्चों। a - b एक ब्रैकेट में बेटा और एक ब्रैकेट में a + b रख दिया जाता है। यहां तक मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, बस और कुछ और देख लीजिए बेटा फार्मूले। जैसे मान लीजिए a + b का होल क्यूब लिख के आ गया बच्चों, तो क्या लगाओगे बच्चा, इसका सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b हो जाता है। बेटा एक और सूत्र देख लेते हैं इसका, a - b का अगर होल क्यूब आ जाए तब क्या करेंगे बेटा, जहां जहां प्लस था वहां क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बच्चा। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और सेम फार्मूला वैसे ही रख दिया जाएगा। फिलहाल आपको ये 3 फार्मूले जरूर से, यानी जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये फार्मूले आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए बच्चों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।
हालांकि अभी इसके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचा हुआ है, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचा हुआ है, लेकिन अगर वो नहीं याद है तो लेकिन ये आपको जरूर याद होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा। ये फार्मूले आपको अभी तो यहाँ लगते ही लगते हैं, साथ में बेटा आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगते हैं बेटा, त्रिकोणमिति में लगते हैं। किसमें लगते हैं? त्रिकोणमिति में भी लगते हैं बच्चों। तो ये फार्मूले आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए। अच्छा मैं लिख ही देता हूँ बच्चों, ए क्यूब वाला फार्मूला भी लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, तो ये सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी हो जाता है बच्चों। बच्चा अगर बात करें माइनस की हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बच्चा यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे सब लोगों को प्लस कर दो, बस आपका बन गया एक और नया सूत्र बेटा बन गया। तो ये बेटा आपके कुल टोटल बीजगणितीय फार्मूले मैंने बता दिए हैं, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बस अब देखते हैं सवालों को बच्चे, जो मैंने आपके पास एग्जाम्पल के रूप में लिखे थे। जैसे बच्चा समझते हैं इसमें क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। बेटा द्विघात समीकरण का बस इतना सा मतलब है, अधिकतम घात वाला कोई भी एक पद दो घात में जरूर होना चाहिए, यानी उसके चर की घात 2 होनी ही चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो नहीं है, अगर 2 से कम है तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन अगर 2 है तो है वो समीकरण, वो है समीकरण हमारा। बच्चों क्या करेंगे देखेंगे बेटा, इसको मान लेते हैं ए कुछ देर के लिए, इसको मान लेते हैं बी। बच्चा अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बता सकते हैं क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ए की जगह एक्स का स्क्वायर, बेटा बी की जगह 1 का स्क्वायर, बेटा 2ab की जगह 2 इंटू 1 इंटू एक्स कर देंगे बउआ। आगे क्या करेंगे बच्चा, 2 से गुणा कराएंगे 2x हो जाएगा। बच्चा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है भैया, याद रखिए। अगर एक जैसे निशान तो हमेशा प्लस हो जाता है गुणा में, अगर अलग अलग निशान हमेशा माइनस हो जाता है गुणा में। 2 तिया बेटा 6 हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया बताते रहना कमेंट सेक्शन में बेटा। अब यहाँ इसको बेटा हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x। और बच्चा ये प्लस का था, इधर काहे में आ जाएगा? माइनस में आएगा बच्चा। ये वाला माइनस में है तो काहे में आएगा बच्चा? प्लस में आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बराबर 0 लाना है बच्चा हमको, इसलिए 0 ले आए। बच्चा 2x से 2x एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। क्यों? सेम सेम क्वांटिटी है हमारे पास। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर बेटा ये प्लस का 1 और ये प्लस का 6। बच्चा ये कितना हो गया? ये हो गया प्लस का 7 हो गया बच्चों हमारे पास, यानी कि हमारे पास निकल के आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 निकल के आया बच्चा। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमारे पास सबसे बड़ी घात वाला कितना मिला? 2 घात वाला मिला। लेकिन एक समस्या आ गई बच्चों, हमें x वाला तो मिला ही नहीं है। तो बच्चों मैंने बताया था आपको एक बात याद रखनी द्विघात समीकरण में कि एक्स स्क्वायर वाला व्यक्ति जरूर होना चाहिए, बाकी चाहे कोई हो चाहे ना हो, लेकिन वो द्विघात समीकरण कहलाता है बच्चों। यानी ये वाला द्विघात समीकरण है, यानी यह एक बच्चों क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है भैया। क्यों है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा ये द्विघात समीकरण आखिर क्यों है भाई। इसलिए क्योंकि इसके चर की अधिकतम घात हमने 2 देख लिया है, इसलिए ये मेरे प्यारे साथियों द्विघात समीकरण है बच्चा। अब बात करते हैं इस वाले की भी थोड़ी सी कर लेते हैं। ये तो और भी आसान लग रहा है, क्योंकि इसमें ना तो होल स्क्वायर ना ही बच्चों होल क्यूब लिखा हुआ है। देखते हैं कैसे करेंगे भैया, इसको गुणा कर लेते हैं भैया। एक्स स्क्वायर कुछ गुणा ही नहीं किया मैंने तो बोल दिया बच्चों। मेरे प्यारे बच्चे समझदार है, समझ जाएंगे बेटा। यहाँ पे माइनस का 2x है बेटा, अब यहाँ पे लेकिन गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट दे दिया उसने बच्चा। ये माइनस का है और 3 प्लस का है बच्चा, प्लस इंटू माइनस, माइनस के 2 तिया 6 हो जाएगा बच्चा। लेकिन भैया माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। यानी यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा काम, सबको एक तरफ करके बराबर 0 लाना है भैया। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, बच्चा ये माइनस का है तो प्लस में आएगा, ये प्लस का है तो माइनस में आएगा साथियों। यहां तक आया कि नहीं आया? बिल्कुल, बस देखते रहिए वीडियो को। एक्स स्क्वायर बच्चा 2 और 2 मिलके 4x हो जाएगा हमारे पास। और बच्चा क्या बचा हुआ है? 6 बचा हुआ है, ये हमारे पास आ गया। तो क्या ये है कि नहीं है द्विघात समीकरण? अरे भाई बिल्कुल है द्विघात समीकरण। ये तो और भी आसान लग रहा है देखने में। क्यों? क्योंकि 2 घात वाला भी मिल गया, 1 घात वाला भी मिल गया और 0 घात वाला भी मिल गया। यानी बच्चा लिख देंगे क्या? यह एक
द्विघात समीकरण है बच्चा। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो बेटा ये आपके हो गए द्विघात समीकरण। यदि आएगा तो आप पहचानेंगे किस तरह से। अच्छा मैं बच्चों एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसको बताइए क्या ये एग्जाम्पल में अगर आप जो देख रहे हैं वाक्य, क्या ये वाला आपका द्विघात समीकरण में होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है बच्चा। तो आपको ये बताना है कि भैया ये बता दो हमें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे जो देखकर कह रहे होंगे सर जी ये तो दिख रहा है साफ साफ ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए तो बेटा आप गलत हो गए। ये बिल्कुल भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। क्योंकि बच्चा आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि जो चर की घात होती है बच्चा, वो चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि x की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर आपको बहुपद बनाना हो, मैंने बताया था बहुपद की डिफिनेशन में भी आपको, और द्विघात समीकरण की बात किया, तो यहाँ भी आप मेरी इस बात को याद रखेंगे बच्चा। यानी यहां से जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगी बेटा घात माइनस की, और जैसे ही घात माइनस की हो जाएगी वैसे ही हमारा सवाल गलत हो जाएगा। यानी इसको बेटा अगर आगे हल करेंगे बच्चा, यहाँ पे लासा लेंगे हम लोग x, यानी इसको बेटा यहाँ भेजेंगे तो यहाँ 2 बार था बेटा, इसके पास 1 बार हो जाएगा, और x मिलके x की घात 3 बन जाएंगे। यानी बच्चा ये हो गया 3 और ये हो गया 3 और ये हो गया 3x बराबर 0 बच्चों। यानी यहां से हमने लासा लिया बच्चा, तो 1 का 1 आ गया और 3 का बेटा x में गुणा करा दिया, 3x आ गया बच्चा। x स्क्वायर का x में गुणा करा दिया, x की घात 3 आ गया बच्चा। ये वाला x बच्चा इधर गुणा में भाग में, उधर काहे में जाएगा? गुणा में। यानी यहां से आंसर निकल के आएगा x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1 बराबर बच्चा 0 निकल के आएगा। यानी यहां से मिल गई घात 3, और आपको देख के तो लग रहा था भैया घात 1 है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको देखना है नीचे वाली घात तो नहीं है कोई। अगर नीचे वाली अगर यानी कि माइनस की घात है या बटे में लिखा हुआ है तो वो आपका द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा बच्चों। तो इस बात को आप जरा जरूर याद रखना कि हमारे पास जो आपके पास अगर द्विघात कोई भी द्विघात एलिमेंट दे दे या कोई भी पद दे देता है द्विघात, उसके बाद में अगर कोई अपॉन में लिखा हुआ है या माइनस घात वाला लिखा हुआ है तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होता है बच्चों को। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों इन बातों को आप गौर से देख लीजिए एक बार, अगर नहीं देख पाए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और साथ में उन सूत्रों को जरूर याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, वो आगे भी लगेंगे, त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा लगेंगे, इसलिए फिर से एक बार कह रहा हूं बच्चों सूत्र जरूर से जरूर याद कर लेना। मेरे दिए गए सूत्रों को आप जरूर याद करके आएंगे। चलिए अब बच्चों आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। और अब बच्चों हम बात करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने पर बेटा उनको, यानी कि कितने प्रकार से, पहले तो जानेंगे हल कर कितने प्रकार से सकते हैं, और दूसरी बात ये जानेंगे बेटा हल करने के बाद प्राप्त क्या होता है बच्चों। पहले जैसे हमने बहुपद चैप्टर में बेटा पढ़ा था, द्विघात बहुपद में ये पढ़ा था कि जब द्विघात बहुपद को हल किया जाता है तो हल करने के बाद उसमें शून्य प्राप्त होते थे, यानी x के ऐसे मान जो उनको प्राप्त करने के बाद शून्य बना देते थे उस बहुपद को, यानी कि वो शून्य थे बेटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम लोग, तो द्विघात समीकरण हल करने के बाद बेटा यहाँ पे इनके मूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? यहाँ पे हम मूलों की बात करेंगे, शून्यकों की बात नहीं करेंगे बेटा। निकाले कैसे जाते हैं, तो विधि आपको वैसे ही गुणनखंड मिलेगी जैसे आपने बहुपद में पढ़ा था, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। और क्या देखेंगे, मैं आपको सिखाता हूं उस बात को। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक बहुपद दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बेटा दिया गया है एक बहुपद हमारे पास, और इसके मैं मान लेता हूं इसके जो मूल है बेटा, यानी जैसे वहां पर आप शून्य लिखते थे वैसे ही बच्चा यहाँ पे एक मूल है अल्फा और दूसरा वाला है बेटा बीटा है आपके पास। यानी बेटा एक मूल मैंने आपको बता दिया कि अल्फा है और दूसरा मूल इसका बीटा दे दिया गया है। तो भैया इसके जो मूल हैं उन मूलों में संबंध क्या होता है ये बता दो हमको। तो मूलों में संबंध बेटा एबीसी के रूप में बताना है, वो भी तो जैसे आपने बहुपद में पढ़ा था सेम बेटा वैसे ही पढ़ाने वाला हूं, देखने कितना मजा आएगा पढ़ने में। देखिए बच्चों जैसे हमने पढ़ा था बहुपद में, क्या बहुपद में हमने ये पढ़ा था भैया मूलों का योगफल और पढ़ा था मूलों का गुणनफल। अरे वही पढ़ना है भाई, कोई दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही देखते जाइए आप। यानी यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले अगर मूलों की बात करें तो मूलों का जो योगफल होगा बेटा, क्या होगा, योगफल। योगफल बराबर सूत्र वही लगाएंगे क्या, माइनस एक्स का गुणांक बेटा अपान में
एक्स स्क्वायर का गुणांक बेटा आएगा। ये बात मेरी याद रखना आप लोग। यानी यहां से बेटा मूल क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा का योगफल माइनस एक्स का गुणांक क्या है भैया, बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वो माइनस के यानी कि सूत्र बन जाएगा माइनस का बी बटे ए बन जाएगा भैया। अगर इसी तरह बेटा बात करें मूलों का जो गुणनफल है, यानी मूलों का जो बेटा गुणनफल है वो क्या हो जाएगा भैया, आपको याद रखना है जो आपने बहुपद में पढ़ा है बस वैसे ही लिखते चले जाइए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बेटा। ये बात आप कानों के कान अभी के अभी याद करके जाएंगे यहाँ से बच्चा, बिल्कुल गलती नहीं करके जाएंगे यहाँ से बेटा। यहाँ से क्या करेंगे, मूल हमारे पास अल्फा और बीटा का गुणा कर दिया, गुणा डॉट मतलब होता है गुणा करना है आपको। अचर पद क्या है बच्चा, अचर पद हमारे पास सी दिया गया है बच्चों मेरे, सी देने के बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चा, ए दिया गया है। ये आपके पास मूलों का गुणनफल, यानी मूलों के गुणनफल से संबंध इसका स्थापित होता है। अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का अनुपात जो आएगा वो उसके बराबर में आता है बच्चों। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। अब बेटा बस इसी कड़ी में एक और बात समझ लो हमारी, क्या यदि बेटा जैसे आपने बहुपद में एक और बात पढ़ी थी क्या, कि भैया यदि आपके पास यदि किसी बहुपद के, यदि किसी द्विघात समीकरण के, यदि किसी द्विघात समीकरण के बेटा मूल अल्फा व बीटा हैं, यानी यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं तो बेटा ये बता दो फिर द्विघात समीकरण तब बनाएंगे कैसे, हम लोग कैसे बनाएंगे उस समीकरण को। तो बेटा मैंने कहा आपको अगर द्विघात बहुपद आ गया है तो बहुत आसान लगने वाला है ये चैप्टर आपको, बस देखते जाइए हमारे साथ। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाना है, कोई बात कोई टेंशन कोई डर वाली नहीं है। क्या करेंगे भैया, एक काम करेंगे जो करते हुए चले आ रहे हैं, क्या फार्मूला याद रखिए जो आपको मैंने बताया था द्विघात बहुपद में, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बेटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बेटा, और गुणित में एक्स का मान रख देना है आपको, यानी एक्स रख देना है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद अल्फा और बीटा का गुणा कर देते हैं और बराबर में 0 लगा देते हैं बच्चा। ये एक नई बात आती है यहाँ से, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि वहां पे बराबर 0 नहीं होता था, यहाँ पे क्या पढ़ा है, बराबर में 0 होता है हमारा बेटा। एक और बात डिफरेंस है, क्या भैया, बहुपद में यानी कि जब आपने बहुपद में बच्चों पढ़ा था तो वहां पे एक और बात आपने पढ़ी थी, क्या ये पढ़ा था बेटा कि वहां पे साथ में के भी होता था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा। यानी यहाँ पर आपको के नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये बनेगा आपका, कोई भी आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो ये आपके पास मूल अगर दिए हों तो ये एक तरीका है, आप यहां से एक सवाल हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं बेटा, जैसे मैंने कहा आपके पास उदाहरण दिया, मैंने कहा यदि किसी द्विघात समीकरण के, यदि किसी द्विघात समीकरण के बेटा, यदि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल है बच्चा, क्या है मूल, यदि 4 व माइनस के 3 है, 4 व माइनस के 3 है तो बेटा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा जरा बता के दिखा दो में। तो हम कहेंगे भैया बहुत आसान है, कैसे देखेंगे जरा आप समझेंगे इस बात को। तो बेटा इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पहला वाला मूल है वो अल्फा बराबर 4 दे दिया गया आपको बेटा, जो दूसरा वाला मूल है इसका मतलब भैया वो बीटा का मान दिया गया है माइनस का 3। यही तो मैंने आपको समझाया है कि जो पहला वाला मूल होता है उसे बच्चा अल्फा कहते हैं, जो दूसरा वाला मूल होता है उसको मैंने बीटा मान लिया है। भैया जब आपके पास ऐसा कुछ होता है तो मूल अल्फा और बीटा दिए हों और आपसे कह दे द्विघात समीकरण बनाना है, तो मैंने तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्या बस आप बताइए हमें क्या पढ़ाया है। देखिए आपको मैंने बताया सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखना ही लिखना है, माइनस तो लगा ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान बात है ये तो। फिर बेटा क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है बेटा, यानी दोनों को जोड़ दोगे तो जोड़ दिया बेटा मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक। बेटा मैंने बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि बच्चा मैंने देखा यहाँ प्लस का यानी और ये माइनस का था, तो जब दो निशान एक साथ मिलते हैं तो एक साथ तो रख नहीं सकते हैं, एक ब्रैकेट का प्रयोग करके लिख दिया मैंने, और साथ में ये एक्स चल रहा है तो लिख दिया मैंने।
घबराने की कोई बात नहीं, बस दोनों को जोड़ना था। बस समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा लिखा है ताकि आपको समझ में बच्चों आना चाहिए। केवल सवाल का पूरा मुद्दा यह कि समझना चाहिए आपको। क्या करेंगे, दोनों का फिर बेटा गुणा कर दो, 4 इंटू -3 और बराबर में 0 तो लिखना ही है आपको, समीकरण ये दिए हैं। बेटा आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 4 और प्लस इंटू अभी भी बताया मैंने बच्चों, अगर अलग अलग निशान है तो माइनस हो जाता है, यानी 4 माइनस 3x प्लस, और ये बेटा एक और बात, 4 में यहां देखो प्लस का है, यहां माइनस का है, यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस के 12 हो जाएंगे बच्चा। यहां तक भी आ गया होगा। आगे समझते हैं, एक्स स्क्वायर 4 में 3 गया, 1 बच जाएगा बच्चों, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है हमको, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, यानी ये आपके पास एक समीकरण निकल के आ गया है बच्चों। तो ये हमने देखा कि यदि हमारे पास मूल दे दिए जाएं तो हम कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे। यदि बच्चों हमारे पास अगर मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल में संबंध पूछा जाए तो बेटा ये संबंध होता है। ये इन बातों को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बातें हैं, इनसे सवाल आता है और एग्जाम्पल में भी आता है, यानी कि आपके पास बहुविकल्पी में भी सवाल यहां से आ सकता है। बस इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अब मेरे प्यारे साथियों हम लोग ये समझेंगे बच्चा कि कैसे आप द्विघात समीकरण को देखकर ये बताएंगे कि उसके मूल कैसे निकलेंगे, यानी जो बच्चा मैंने आपको बताया मूल अल्फा व बीटा निकलते हैं, उनको देखकर आप यानी समीकरण के देखेंगे और आप देखकर बताएंगे इसके मूल कैसे निकलेंगे, यानी इसके मूलों की जो प्रकृति होती है, यानी मूल जो हमने कहा देखने में कैसे होते हैं, यानी एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, काल्पनिक हैं, ये चीज बच्चों देखेंगे कि वो कैसे मूल होते हैं। जरा देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को देखेंगे। किसको देखेंगे बेटा, मूलों की प्रकृति को देखेंगे बेटा। ये बात आप ध्यान रखना, हम क्या देखने जा रहे हैं, मूलों की प्रकृति को बेटा देखने जा रहे हैं हम लोग। तो मूलों की प्रकृति भैया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मूलों की प्रकृति को समझने के लिए आपको बच्चों एक चीज सीखनी पड़ेगी, यानी एक बात मेरी समझनी पड़ेगी। भैया हमारे पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जो बेटा 0 दिया गया है हमारे पास, ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूलों की प्रकृति है उसको देखने के लिए मुझे बेटा समझना पड़ेगा विविक्त कर को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, विविक्त कर। बेटा विविक्त कर ये क्या चीज आ गई है, यानी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बेटा विविक्त कर। बेटा विविक्त कर जो हमारे पास है ये आखिर है क्या चीज, इसको हम काहे से डिनोट करते हैं, बेटा इसको हम डी से दिखाते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेशन। यानी बेटा ये विविक्त कर है हमारा, और इस विविक्त कर को हम लोग किस लिए निकाल रहे हैं ये समझना बहुत आवश्यक है बच्चा। तो विविक्त कर बेटा ये बताता है कि हमारे जो मूल हैं वो किसकी तरह दिखते हैं या कैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल समझे, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं किसकी तरह दिखता हूं, तो आप लोग कहेंगे कि सर आप या तो अपने माता या तो अपने पिता की तरह दिखेंगे। तो वैसे ही बच्चों ये जो होता है विविक्त कर, ये बताता है हमको ये मूल किसकी तरह दिख रहे हैं। अब यहाँ पे किसकी तरह दिखेंगे, तो बेटा मूल या तो हो सकता है एक जैसे ही हो दोनों, क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब अगर अधिकतम घात 2 है बच्चा तो उसके मूल भी अधिकतम 2 ही निकल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकल सकते हैं बच्चा। यानी कि विविक्त कर जब बेटा निकालेंगे तो जो उसके 2 मूल होते हैं उन मूलों में ये हमें देखना होगा कि बेटा वो एक जैसे हैं क्या, या वो अलग अलग हैं क्या, या ऐसा तो नहीं है कि काल्पनिक आ गए हैं। तो बेटा उनकी जरा बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे जानेंगे हम लोग बच्चा, तो समझते हैं जरा उस बात को। भैया विविक्त कर के निकालने के लिए फार्मूला आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। एक फार्मूला है केवल बच्चा, क्या फार्मूला है, तो भैया विविक्त कर का मतलब होता है डी, और डी बराबर फार्मूला याद रखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बच्चा ये फार्मूला आपके लिए रामबाण है, इस रामबाण की तरह इसको प्रयोग करिए, बहुत प्रयोग आने वाला है आपके बच्चों परीक्षा में। यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके लिए एकदम पूरी तरह से काम आने वाला है बच्चों, इसको भूलिएगा मत। देखेंगे कैसे करेंगे इस पर काम हम लोग। तो जैसे बच्चों हमारे पास कोई भी सवाल दिया होगा और उसमें हमने कहा भैया विविक्त कर निकाल दो, तो विविक्त कर निकालने का मतलब है डी, और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आपको आ गई होगी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी क्या है बेटा, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बेटा, सी क्या है, हमारा अचर पद है बच्चा। समझ में आया, आया ना बिल्कुल।
आना चाहिए आपको समझ में, बस यही बात मेन होती है हमारी। पढ़ाने का मुद्दा यही है कि आपको समझ में मेरी पूरी की पूरी बातें आनी चाहिए बच्चों। अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं बार बार पढ़ाऊंगा, और जितनी बार कहेंगे उतनी बार पढ़ाऊंगा आपको। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है बच्चों। बस देखते रहिए वीडियो को। क्या किया हमने भैया, हमने कहा विविक्त कर निकालने के लिए फार्मूला ये बता दिया, लेकिन कहो भैया कि आप ये विविक्त कर तो निकाल लिया, अब देखकर बताएंगे कैसे हम लोग। भाई क्या मान है, कुछ भी मान निकल सकता है, 10 निकला, 20 निकला, 0 निकला, -2 -5 कुछ भी निकला, तुम बताएंगे कैसे कि कैसे मूल है। आपने तो कहा विविक्त कर निकाल दो। अरे मैं बताता हूँ, थोड़ा समय दीजिए हमको। क्या करेंगे बेटा, अब आपको केवल मेरी कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को फॉलो कर लीजिए, बस आपका काम हो गया बेटा। तो कितनी कंडीशन है बच्चा, आपके पास 3 कंडीशन है, यानी आपके पास 3 कंडीशन है। अगर आपको इस बला से बचना है, ये 3 कंडीशन का फॉलो कर लो, ये चैप्टर पूरा खत्म। इस चैप्टर का पूरा आधार ही खत्म कर दिया अगर आपने ये बात समझ लिया बच्चों। ध्यान समझना मेरी बात को। इसको क्या करेंगे तो बच्चा समझेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, यदि बेटा जो डी है हमारा, यानी जो डी है हमारा, डी मतलब कि विविक्त कर, यानी b² - 4ac, ये जो निकला है, यानी इसको जो हल किया आपने, ए बी सी के जो मान है उनको हल करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली है, आपने जो हल करने के बाद जो मान निकाला है बच्चों, वो देखेंगे हम लोग क्या निकला है। यदि उसका मान बच्चों अगर क्या आ जाए, डी का मान यदि बच्चों 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, डी का मान 0 से बड़ा, किससे बेटा, 0, ये 0 दिखाएगा क्योंकि 0 की बात सब जगह चल रही है, तो बस 0 का ही काम करना है हमको भी। यानी क्या देखना है, डी का मान यदि 0 से बड़ा आ जाए, डी का मान यदि 0 से बड़ा आ जाए तो बच्चा वो मान आपके क्या होते हैं, पहली बात तो बच्चा वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। वास्तविक के साथ साथ आपको ये बताना है, जब 0 से बड़े आएंगे तब की बात कर रहा हूं, 0 से बड़ा है तो मान वास्तविक और असमान होते हैं, यानी कभी भी बच्चा बराबर तो नहीं आ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भैया किसी के मूल हमने निकाले और मूल तो 2, 2 निकल आए हैं, मूल तो 4, 4 निकल आया है, तो बच्चा ये कंडीशन ये वाला तो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो हम बिना गुणनखंड करे आपको बता देंगे कि इसके मूल कैसे निकलेंगे। तो बेटा ये तरीका है आपके पास, अगर उसका मान 0 से बड़ा निकल आता है तो आप समझ जाइए वास्तविक और असमान है, यानी वास्तविक तो है लेकिन भैया मूल बराबर नहीं हो सकते हैं आपके। आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा होगा बेटा। अगर दूसरी बात करें हम लोग, बच्चा दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात ऐसे करेंगे कि बच्चा ये मान लो यदि डी का मान 0 के बराबर ही आ जाए, डी का मान क्या हो जाए, अगर बच्चा 0 के बराबर आ जाए, तो बच्चा जब डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो बच्चा वास्तविक तो होगा ही होगा। समझना ध्यान से बात हमारी बेटा, वास्तविक तो मान होगा ही होगा बच्चा, लेकिन साथ में इस बार असमान नहीं होगा, समान हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। समान का मतलब बेटा बराबर, आप समझ सकते हैं इस बात को, बराबर से यानी बराबर मान निकलेंगे। अब जो मैंने आपको बात बताई थी वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगी बच्चों मेरे। जैसे मैंने कहा कि कोई भी आपके पास समीकरण दे दिया जाए, आप उसका डी निकालिए, और डी यदि बच्चों 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब उसके मान समान आए हैं, यानी एक्स के जो मान निकले हैं, एक्स के जो मूल निकले हैं वो बच्चा वो कैसे हैं, समान है। यानी 2 है तो दूसरा वाला भी 2 है, 3 है तो दूसरा वाला भी 3 है। बच्चों अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो भैया कहा पहले 0 से बड़ा आ गया, फिर कहा 0 के बराबर आ गया, अब कहूंगा 0 से, समझ गए ना, 0 से छोटा, 0 से छोटा यदि बेटा मान आ जाए 0 के, भैया ना, अब एक कंडीशन तो फॉलो नहीं होगी, यानी हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक तो नहीं होंगे भैया। अगर वास्तविक नहीं होंगे तो बेटा क्या बोलोगे, अवास्तविक बोलोगे। क्या बोलोगे, अवास्तविक बोलोगे। अवास्तविक के साथ साथ बेटा इनको हम काल्पनिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक, यानी इनके मूल हम लोग गुणनखंड करके बेटा नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे मूलों को निकालने के लिए ही क्या करेंगे, हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं बेटा। कौन सी विधि, तो बच्चा बात करेंगे उसकी पहले, लेकिन समझ लेते हैं इसको। भैया डी का मान 0 से अगर छोटा है, अगर डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब होता है बेटा, इसका मतलब 0 से छोटा आने का क्या होता है भैया, 0 से छोटा आने का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा 0 है, 0 के बाद कौन आता है भैया, 0 है बीच में, इधर 1, इधर 2, इधर 3 आता है भैया, 0 के बाद इधर -1 आता है। यानी बच्चा यदि डी का मान माइनस में आ जाए, किस में आ जाए बच्चा, अगर डी का मान माइनस में आ जाए तो आप समझ जाना
वो उसके जो मूल हैं वो अवास्तविक या काल्पनिक मूल होते हैं। कैसे मूल होते हैं? अवास्तविक या काल्पनिक मूल होते हैं बच्चा। अब बेटा इस कंडीशन की थोड़ी और बात कर लेता हूं मैं। यदि बेटा अवास्तविक या काल्पनिक मूल आएंगे तो इसको हल करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बच्चा इसको हल करने के लिए या इसके मूल निकालने के लिए हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं भैया। किसका प्रयोग करते हैं भैया? वो सूत्र हमारे पास क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं बच्चा। तो बच्चा श्रीधराचार्य सूत्र क्या है ये? तो वो भी समझाता हूं मैं आपको। श्रीधराचार्य सूत्र बेटा कुछ नहीं है, बस वो आपने जो मूल निकाले थे गुणनखंड विधि से बहुपद चैप्टर में, वैसे ही आप द्विघात समीकरण में भी निकालेंगे। लेकिन धराचार्य का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर बेटा आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो काल्पनिक हैं और काल्पनिक मूलों के गुणनखंड आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये तरीका आपके पास बताया गया है, श्रीधराचार्य सूत्र। हालांकि बच्चों ये जो सूत्र है जो आप चाहें तो आप नॉर्मल सवाल में भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी सवाल हो अगर आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। यानी क्या करेंगे बच्चा, समझते हैं यहाँ से। यानी x के जो मान निकलते हैं वही हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र से निकलेंगे। बेटा x के 2 मान निकलेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे लोग, सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले बेटा सूत्र क्या होता है समझते हैं जरा। श्रीधराचार्य सूत्र आपको याद होना चाहिए बेटा अभी के अभी। क्या सूत्र होता है? सबसे पहले बच्चा माइनस के b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a, ये बेटा आपका सूत्र होता है बच्चों। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अच्छा एक बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, क्या कि सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर तुमने कुछ लिखा था। हाँ भैया, क्या लिखा था? d। यानी इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम ये कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि आपने तो डी निकाला है ना यहाँ पे, क्योंकि डी का मान निकाला तभी तो आपने जाना बच्चा कि काल्पनिक है। जो डी का मान है वो डायरेक्ट रख देते हैं ना यहाँ पे, तो बस यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट। आप चाहें तो उसका प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यानी ये हो जाएगा 2a। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कम करनी पड़ सकती है, बाकी आपको लगाना इसी तरीके से पड़ेगा इस सवाल को बच्चों। तो ये आपके पास रहा बेटा श्रीधराचार्य सूत्र। कब लगाएंगे मैंने ये भी आपको बता दिया है। फिलहाल आप लगा हर जगह सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इसी से मान निकलेगा इसका।